प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, गंदी बस्तियों की समस्याएं। स्पेशली जो मेगा सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो स्लम्स हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में। द कंसेप्ट अर्बन और अर्बन सेंटर इज़ डिफाइंड इन सेटलमेंट जियोग्राफी टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द रूरल। जो अवधारणा है किसकी, नगरीय या नगरीय केंद्र की, इस अवधारणा को डिफाइन किया है किसने, ह्यूमन इन द सेटलमेंट जियोग्राफी, जो आवासीय भूगोल है उसके अंदर। टू डिफ्रेंशिएट इट, इस अर्बन या अर्बन सेंटर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किससे, फ्रॉम द रूरल, ग्रामीण से। यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो आवास स्थल हैं उनको क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है किसमें, सेटलमेंट जियोग्राफी के अंदर या आवासीय भूगोल के अंदर। विच यू हैव लर्न इन द सम प्रीवियस चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, जिसके विषय में आप इस पुस्तक में पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद क्या बताया है, यू हैव ऑल्सो लर्न इन द बुक इंटाइटल्ड फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल के जो सिद्धांत नामक जो पुस्तक है उसमें आप पढ़ चुके हैं दैट दिस कंसेप्ट इज डिफाइंड डिफरेंशियली डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज़, कि इस पुस्तक के अंदर या मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसके अंदर आप पढ़ चुके हैं कि इस अवधारणा को विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। किसको, रूरल को और अर्बन को। रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट जो है उनको अच्छे से जो डिफाइन किया वो कौन सी बुक में किया है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस। नगरीय एवं जो ग्रामीण जो आवास है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं उनके कार्यों के आधार पर। समटाइम्स, कई बार, क्या बताया इनके बारे में, आइए देखते हैं। समटाइम्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, कई बार वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव ऑल्सो emerged into two separate cultural, social, political, economic and technological divide। इन सब के बावजूद क्या बताया है, ये नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दो भिन्न संस्कृति या सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी वातावरण में क्या हुई हैं, विकसित हुई हैं। ध्यान से देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र दो विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी वातावरण में क्या हुई हैं, विकसित हुई हैं। यानी कि अलग अलग इनका क्या रहा है, क्षेत्र रहा है। इंडिया विच हैज़ अ प्रीडोमिनेंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, भारत का बताया है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या क्या है, अधिक है। अप्रोक्सीमेटली कितनी बताइए, 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 69% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 2011। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार कितना बताया है, 69%। एंड वेयर विलेजेस वर कंसिडर्ड द आइडियल रिपब्लिक्स बाय महात्मा गांधी। अब क्या कह रहा है, जहाँ गाँव को महात्मा गांधी ने क्या किस तरीके से डिफाइन किया है, एक आइडियल रिपब्लिक के रूप में, यानी कि एक आदर्श गणतंत्र के रूप में। मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज आर स्टिल पुअर परफॉर्मिंग प्राइमरी एक्टिविटीज़। अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र हैं आज भी क्या हैं,
गरीब हैं और प्रमुखतया प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हैं। हेयर मोस्ट ऑफ द विलेजेस एग्जिस्ट एज अपेंडिक्स टू कोर अर्बन सेंटर फॉर्मिंग इट्स हिंटरलैंड। अब इनके बारे में बताइए। यहाँ पर जो अधिकांश जो गांव हैं प्रमुख नगरीय क्रोड के पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हुए इनके परिशिष्ट के रूप में विद्यमान हैं। इसका मतलब ये है कि एक सेंटर है, इसके चारों तरफ क्या है, ये स्थित है और इस सेंटर को ये क्या कर रहे हैं, सारी जो सुविधाएं हैं कौन सी, जो प्राइमरी सेक्टर की, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यह एक पृष्ठ प्रदेश की रचना कर रहे हैं सारे के सारे। दिस में गिव एन इम्प्रेशन दैट अर्बन सेंटर एग्जिस्ट एज undifferentiated homogeneous entities in opposition to the rural areas। इससे ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि जो नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अभेदीकृत एवं एक रूप इकाइयाँ हैं, जिनको भेदा नहीं जा सकता, जिनके बीच में डिफरेंस नहीं किया जा सकता, और एक रूप क्या है, इकाइयाँ हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अर्बन सेंटर इन इंडिया आर मोर डिफ्रेंशिएटेड। किंतु भारत में जो नगरीय केंद्र हैं उनके विषय में क्या है, वो ज़्यादा क्या है, विविधतापूर्ण है। इन टर्म्स ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिको कल्चरल एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट दैन एनी अदर एरियाज। इसके विपरीत क्या बताया, भारत में जो नगरीय केंद्र हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य इंडिकेटर्स के या विकास के अन्य संकेतकों के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं ज़्यादा क्या है, विविधतापूर्ण है। एज द टॉप देयर आर फार्म हाउसेस एंड हाई इनकम ग्रुप। अब इनके बारे में क्या बताया है, सबसे ऊपर क्या है, फार्म हाउस तथा हाई इनकम वाले उच्च आय वर्ग की जो बस्तियां हैं यहाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद देखिए, ये तो टॉप का जिक्र किया है। करेक्टराइज बाय वेल डेवलप्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अत्यधिक विकसित क्या है, यहाँ शहरी ढांचा यहाँ देखने को मिलता है। शहरी ढांचे के अंदर खासकर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ, लाइक वाइड रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, लॉन्स, वेल डेवलप्ड ग्रीन बेल्ट्स, parks, playgrounds and provisions for individual security and right to privacy। ये कहाँ का जिक्र किया गया है, जो नगरीय जो केंद्र है उनका जिक्र किया है कि इनके अंदर सबसे पहले तो किसका जिक्र किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है, जिनमें क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, जो चौड़ी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, जल एवं स्वच्छता जो सुविधाएं हैं, पार्कों, छोटे छोटे वनों तथा वेल डेवलप्ड जो सुविकसित जो हरी हरी पट्टियां हैं, हरित पट्टियां हैं, खेल के मैदान। इसके अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रावधान तथा व्यक्ति के जो अधिकार, उनके रूप में सुविकसित नगरीय संरचना है, अवसंरचना यहाँ देखने को मिलती है। यानी कि ये सब चीज़ें क्या हैं, यहाँ काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं। ये सारी फैसिलिटी यहाँ वेल डेवलप्ड हैं। खासकर कहाँ कहाँ का जिक्र किया है, ये जो अर्बन सेंटर्स हैं इंडिया के, उनका, कि अर्बन सेंटर्स के अंदर हमें ये सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ इट आर द स्लम्स। अगर दूसरे छोर का जिक्र किया जाए, दूसरे छोर पर क्या हैं, स्लम्स हैं, झुग्गी झोपड़ीज़ हैं, क्लस्टर्स हैं एंड कॉलोनीज ऑफ
सैनिटरी स्ट्रक्चर्स, झुग्गी बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे खड़े हैं इनमें। देयर आर inhabited by those people who were forced to migrate from the rural areas to these urban centers in search of livelihood। अब इन क्षेत्रों के अंदर खासकर कौन लोग बसे हैं? झुग्गी झोपड़ी के अंदर, स्लम्स के अंदर खासकर किन लोगों का जिक्र किया गया है? वो लोग जिनको मजबूर किया गया माइग्रेट होने के लिए, कहाँ से? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ या इन अर्बन सेंटर्स की तरफ। किसकी तलाश में? आजीविका की तलाश में। बट कुड नॉट एफोर्ड, किंतु ऐसे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते किसको? प्रॉपर हाउसिंग को, ड्यू टू हाई रेंट। अब कारण क्या है इसका? क्योंकि किराया ज़्यादा है, एंड हाई कॉस्ट्स ऑफ लैंड, और जो ज़मीन है उसकी भी कीमत क्या है? ज़्यादा है। दे ऑक्यूपाई इन्वायरमेंटली इनकम्पिटेबल एंड डिग्रेडेड एरियाज। अब इनके विषय में बताया है कि वे लोग पर्यावरण की दृष्टि से जो बेमेल और निम्नीकृत क्षेत्रों पर क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो प्रवास होकर यहाँ गए हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और घटिया क्षेत्र हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं और फिर वहीं पे बस जाते हैं। स्लम्स आर रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ द लीस्ट चॉइस, dilapidated houses, poor hygienic conditions, poor ventilations, lack of basic amenities like drinking water, light and toilet facilities, etc. Open defecations, unregulated drainage system and overcrowded narrow streets patterns are serious health एंड सोशो इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। अब इन लोगों के बारे में बताया है कि गंदी बस्तियाँ, जो निम्नतम, जो डिज़ायरेबल, जो आवासीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर किस प्रकार के मकान मिलेंगे? टूटे फूटे मकान देखने को मिलते हैं, स्वास्थ्य की सबसे घटिया सुविधाएं यहाँ देखने को मिलती हैं, कम सुविधाएं यहाँ देखने को मिलती हैं, खुली हवा का यहाँ अभाव है। कहाँ का जिक्र चल रहा है? ये गंदी बस्तियों का। तथा पेयजल, प्रकाश तथा शौच सुविधाएँ, ऐसी जो आधारभूत आवश्यक चीज़ें हैं उनका अभाव देखने को मिलता है इन स्लम्स के अंदर। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ हैजार्ड्स हैं, कुछ खतरे हैं जो खासकर किस प्रकार के होते हैं? क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, पतली पतली गलियाँ हैं, तो इस वजह से यहाँ स्वास्थ्य संबंधित क्या है? खतरे हैं। इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स यहाँ देखने को मिलती हैं, पर्यावरणीय जो खतरे हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। मोरोवर मोस्ट ऑफ स्लम्स populations works in low paid, high risk prone, unorganized sectors of the urban economy। सबसे बड़ी बात तो क्या बताई गई है कि अधिकांश जो स्लम पॉपुलेशन है वो लो पेड वर्क के अंदर काम करती है, जहाँ क्या है? खतरा ज़्यादा है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ देखने को मिलता है अर्बन इकोनॉमी के अंदर, यानी कि असंगठित क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग, स्लम्स के लोग ज़्यादा कार्य करते हैं जिनके अंदर जॉब सिक्योरिटी या अदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती हैं। दे आर अंडर औरिस्ट, ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि ये लोग अल्प पोषित होते हैं। अंडर न्यूरिस्ट यानी कि ऐसे लोग क्या हैं? कुपोषित होते हैं। प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ एंड इलनेस। अब ऐसे लोगों के बारे में बताया विभिन्न रोग और बीमारियों की संभावना ऐसे लोगों में बनी रहती है। एंड कैन नॉट एफोर्ड टू गिव प्रॉपर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, और न ही ऐसे लोग अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दे पाते हैं।
द पॉवर्टी मेक्स दैम वल्नरेबल टू ड्रग एब्यूज़, एल्कोहलिज्म, क्राइम, वैंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी एंड अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन। अब देखिए ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, गरीबी, उन्हें नशीली दवाओं, शराब, यानी कि जो गरीबी है वो क्या करेगी, उन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन और उदासीनता, और लास्ट में क्या है, सामाजिक बहिष्कार के प्रति उनको उन्मुख करती है, यानी कि उनको क्रिमिनल बनने में ऐसी परिस्थितियाँ क्या कर रही है, अपना योगदान दे रही हैं। ये था स्लम्स के बारे में कि स्लम्स के अंदर अमूमन किस प्रकार की जो समस्याएं वो देखने को मिलती हैं। लोगों को अगर सारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाएंगी, तो ऐसी परिस्थितियों में लोग क्या करेंगे, अपने आप को जो इलीगल जो वर्क हैं उनके अंदर ढाल लेंगे, या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो जो सामाजिक जो बंधन हैं उनको तोड़कर, सामाजिक जो नियम हैं उनको तोड़कर अपराध करने की श्रेणी में आ खड़े। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो जिसका जिक्र किया गया इस चैप्टर में, वो है लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि की स्थिति के अंदर निम्नीकरण आना, भूमि का निम्नीकरण। द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इंक्रीजेज नॉट ओनली due to the limited availability but also by deterioration of quality of agricultural land। देखिए जो कृषि योग्य भूमि पर जो दबाव है उसका कारण केवल जो उसकी सीमित उपलब्धता है यही नहीं है, बल्कि इसकी जो गुणवत्ता है इसमें कमी भी इसका एक मुख्य कारण है। यानी कि इसकी गुणवत्ता के अंदर अगर कमी आती है तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन एंड अल्केनाइजेशन ऑफ लैंड लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। अब इस भूमि की जो क्वालिटी है इसके अंदर जो गिरावट आती है, उस गिरावट का या लैंड डिग्रेडेशन का जो कारण है वो कौन कौन से बताए हैं। सॉइल इरोजन हो गया, जल भराव हो गया, सैलिनाइजेशन हो गया यानी कि लवणता बढ़ना, एंड एल्केनाइजेशन क्षार बढ़ जाना उसके अंदर, किसके अंदर, लैंड के अंदर। इस वजह से क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि उसकी उपजाऊ जो क्षमता है उसके अंदर गिरावट आ जाती है। व्हाट हैपन्स इफ़ लैंड इज़ कंसिस्टेंटली यूज्ड विदाउट मैनेजिंग इट्स फर्टिलिटी। क्या होगा अगर हमने लैंड को बिना इसका प्रबंध किए और इसी तरीके से इस्तेमाल किया तो लैंड इज़ डिग्रेडेड। परिणाम क्या निकलेगा, लैंड कैसी हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, निम्नीकृत हो जाएगी, एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस, और जो उत्पादकता है वो गिर जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड आइदर एज ए टेम्प्रोरी और ए परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। अब देखिए लैंड डिग्रेडेशन को किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, या तो परमानेंट या टेम्परेरी, स्थायी या अस्थायी रूप से जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है लैंड की उसके अंदर गिरावट आ जाना, उत्पादक क्षमता के अंदर गिरावट आ जाना, हो सकता है वो स्थायी हो या अस्थायी हो। दो ऑल डिग्रेडेड लैंड में नॉट बी वेस्टलैंड। यद्यपि सभी जो डिग्रेडेड लैंड हैं या निम्नीकृत जो भूमियां हैं वो वेस्टलैंड नहीं होती, व्यर्थ भूमि नहीं है, बट अनचेक्ड प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन में लीड टू द कन्वर्जन टू वेस्टलैंड। किंतु अनियंत्रित जो प्रक्रियाएं हैं इसे क्या करती हैं, व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती हैं। जो वेस्टलैंड है उसके अंदर क्या कर देती हैं, ऐसी प्रक्रियाएं बदल डालती हैं। अगर हमने उनका अच्छे से उपचार नहीं किया मिट्टी का उस क्षेत्र की, तो इसका परिणाम क्या होगा, वो लैंड परमानेंट वेस्टलैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देयर आर टू प्रोसेसेस दैट इंक्लूड लैंड डिग्रेडेशन। अब भूमि निम्नीकरण की दो प्रक्रियाओं द्वारा क्या है, बढ़ रहा है, तीव्रता से होता है। तीव्रता से कौन कौन सी प्रक्रियाएं वो देखिए,
दीज आर नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। वो प्रक्रियाएँ कौन कौन सी हैं? एक तो प्राकृतिक और दूसरी जो मानव जनित हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC हैज़ क्लासिफाइड वेस्टलैंड बाय यूजिंग remote sensing techniques, and it is possible to categorize these wastelands according to the processes that have created them। अब जो भारतीय दूर संवेदन है, यानी कि रिमोट सेंसिंग सेंटर है, दूर संवेदन संस्थान ने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तकनीक की सहायता से क्या किया है? चिन्हित किया है, सीमांकित किया है। और इन प्रक्रियाओं के आधार पर उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है। देयर आर ए फ्यू टाइप्स ऑफ वेस्टलैंड सच एज गलीड, रेवेनियस लैंड, डेजर्टिक और कोस्टल सैंड्स। इनके अंदर कौन कौन सी बताइए? जैसे कि प्राकृतिक जो खड्डे हैं, मरुस्थलीय, डेजर्ट मतलब रेगिस्तानी, इसके अलावा कोस्टल जो सैंड्स है, तटीय जो रेतीली भूमि है, बैरन रॉक की एरियाज़, स्टीप स्लोपिंग लैंड एंड ग्लेशियल एरियाज़। ये किसने पहचान की? इन सब की भारतीय जो दूर संवेदन इंडियन रिमोट सेंसिंग जो संस्थान है उसके ज़रिए इनकी पहचान की गई है। इसमें कौन कौन सी बताइए? जैसे प्राकृतिक खड्डे हो गया, मरुस्थलीय तटीय रेतीली भूमि होगी, बंजर चट्टानी क्षेत्र हो गया, तीव्र ढाल वाली भूमि होगी, तथा जो हिमानी क्षेत्र है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ग्लेशियल जो एरिया है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। विच आर प्राइमरीली कॉज बाय नेचुरल एजेंट्स। अब इसका जो मुख्य कारण है वो किनको माना गया है? प्राकृतिक जो कारक है उनके जरिए, यानी कि ये मुख्यतः प्राकृतिक कारकों द्वारा निम्नीकृत होती है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स सच एज वाटरलॉग्ड एंड मार्शी एरियाज। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार भी बताए हैं डिग्रेड लैंड के, जैसे कि वाटरलॉग हो गया, वाटरलॉग मीन्स जल का जो भराव है वो हो गया। इसके अलावा जो